आपके केवीएस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सेम डायरेक्शन। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल योर एग्जाम्स। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। सभी प्लेलिस्ट्स के साथ मॉक टेस्ट को भी कवर करिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 प्लेलिस्ट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस भी ऐड करती रहूंगी। ब्रिटिश लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट्स मैं बना चुकी हूँ और अब मैं आपको एमसीक्यूज शुरू करवा रही हूँ। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ फेट because Shakespeare places great emphasis on inner psychological conflict than on destiny alone। क्या ये because बीच में सूट कर रहा है? आइए जानते हैं। शेक्सपियर जी के ट्रेजेडी में फेट काफी कुछ दिखाता था, लेकिन सब कुछ डिसाइड नहीं करता था, जैसे कि ग्रीक ट्रेजेडी फॉर एग्जाम्पल इडिपस रेक्स में हुआ करता था। डेस्टिनी अनअवॉइडेबल होती थी। बट शेक्सपियर जी के प्लेस जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ में इनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, डाउट, एम्बिशन, मॉरल चॉइसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए रीजन असर्शन को करेक्टली जस्टिफाई करता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के लिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस was published during his lifetime। ये अपने आप में ही फॉल्स है। शेक्सपियर जी की डेथ 1616 में हो गई थी। फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इट वाज कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंज एंड हेनरी कॉन्डल। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मालो जी की डेथ, एक्सेशन ऑफ जेम्स वन, पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट एंड फर्स्ट फोलियो। मालो जी की डेथ हो गई थी 1593 में और उसके बाद जेम्स जी का एक्सेशन हुआ था 1603 में एंड पब्लिकेशन हुआ था शेक्सपियर जी के सोनेट्स का 1609 में। और अभी अभी हमने बात की ही, फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था। तो जिस ऑर्डर में ये है वही ऑर्डर रहेगा। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। Which of the following was Marlowe's first play performed on the London public stage? Dr. Faustus, Tamburlaine the Great, Edward II और Dido, Queen of Carthage? Tamburlaine the Great 1587 का वर्क है। ये मार्लो जी का पहला प्ले था जो लंदन के पब्लिक स्टेज में परफॉर्म हुआ था। डीडो, क्वीन ऑफ कैथाज उनके अर्लीस्ट वर्क में से माना जाता है, लेकिन वो बॉय एक्टर्स ने परफॉर्म किया था, पब्लिक थिएटर्स के लिए नहीं। तो यहाँ पर पब्लिक थिएटर वर्ड है, तो हम ऑप्शन बी के लिए जाएंगे। Next question. Volpone was first performed in 1606. Here is the right answer. ये प्ले जैकोबियन एज का एक शार्प सटायर है। जैकोबियन एज के कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा मैच नहीं करता। बाकी प्लेस डिफरेंट ईयर्स के हैं। 1598 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर था, 1610 में एल्केमिस्ट था और 1614 में बार्थोलोम्यू फेयर था। तो बाकी सारे प्लेस के भी ईयर्स यहाँ पर दिए गए हैं। वॉल्पॉन का ईयर है 1606। सेशन रीजनिंग फिर से आ गया है। शेक्सपियर्स यूज ऑफ सोलिलोक्वी कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू साइकोलॉजिकल रियलिज्म। हाँ, सही बात है। सोलिलोक्वीज अलाउ कैरेक्टर टू रिवील इनर कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस। तो शेक्सपियर जी के प्लेस में सोलिलोक्वी साइकोलॉजिकल रियलिज्म का मेन टूल था। जब कैरेक्टर जैसे कि हैमलेट टू बी और नॉट टू बी बोला करते थे, डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते थे, तो उनके इनर थॉट्स, डाउट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियरली रिवील होते थे। इसी वजह से रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Arrange the following plays chronologically: Tamburlaine the Great, Edward II, Volpone and Tempest. Chronology देखते हैं. Tamburlaine the Great 1587 का है. अभी हमने बात की थी एक क्वेश्चन में मालो जी का अर्लीस्ट प्ले. उसके बाद एडवर्ड टू 1592 का वर्क है ये. वॉल्पॉन 1606 इसकी भी बात हुई थी. देखिए कितने सारे ईयर्स आपको याद हो जाएंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू. और 1610 का है टेम्पेस्ट, द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर जो उन्होंने विदाउट कोलैबोरेशन लिखा था. यहाँ पर भी 1 2 3 4 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले बिलोंग्स टू शेक्सपियर्स जैकोबियन पीरियड. जैकोबियन पीरियड हम जानते हैं 1603 के बाद शुरू हुआ था. 1603 से 1625 तक. अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी जानना चाहते हैं ना, मेरे उससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं. बहुत ही आराम से आपको हिस्ट्री याद हो जाएगी. एलिजाबेथन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1558 से 1603 तक था, ये हम जानते हैं. और मिडसमर नाइट्स ड्रीम यहाँ पर है 1595-96 के आसपास का, ये तो एलिजाबेथन हुआ. रिचर्ड III 1590-93 के आसपास का, ये भी एलिजाबेथन हुआ. हैमलेट भी एलिजाबेथन है 1599-1601 का है. टेम्पेस्ट इज द वन जो कि बाद का है 1610-11 का, विच बिलोंग्स टू जैकोबियन एरा. Shakespeare's narrative poems include Venus and Adonis, Rape of Lucrece, Hero and Leander, Venus and Adonis, Rape of Lucrece, and Hero and Leander, Venus and Adonis, and Metamorphosis. Shakespeare wrote two major narrative poems, Venus and Adonis 1593 में and Rape of Lucrece 1594 में. These are long poems that tell stories unlike his sonnets. Sonnets 14 lines के होते हैं, छोटे से. तो ये लंबी कविताएं हैं जो कहानी सुनाती हैं, जबकि सोनेट उनकी छोटी काव्य रचनाएं हैं. तो यहाँ पर वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब बात करते हैं जी ऑफ माल्टा की. क्रिस्टोफर मार्लो की जी ऑफ माल्टा मुख्य रूप से धार्मिक पाखंड यानी कि रिलीजियस हिपोक्रेसी और लोभ यानी कि ग्रीड को एक्सप्लोर करती है. और स्टोरी में बेरेबस नाम के एक कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया. बेरेबस एक यहूदी कैरेक्टर है जो अपने फायदे के लिए, अपने ग्रीड के लिए किसी भी हद तक चला जाता है. यह प्ले दिखाता है कि कैसे धर्म और मनी ग्रीड के चक्कर में इंसान की मोरालिटी करप्ट हो जाती है. तो रोमांटिक लव, पेस्टोरल लाइफ ये थीम्स नहीं है यहाँ पर. नेशनल आइडेंटिटी भी नहीं है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी VI पार्ट 1 बिलोंग्स टू विच डेकेड. शेक्सपियर की हेनरी VI लगभग 1590s में लिखी गई है. उनकी अर्ली हिस्ट्री प्लेज में से एक है और इंग्लिश मोनार्की और वॉर इवेंट्स को, स्पेसिफिकली वॉर ऑफ रोजेस को भी यहाँ पर ड्रामेटाइज किया गया है. तो 1570s और 80s में शेक्सपियर ने मेजर प्लेज नहीं लिखे थे. 1600s के बाद जनरली उनकी लेटर ट्रेजेडीज और कॉमेडीज आई थी. 1590s हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क वॉज पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली. मरने के बाद. सोनेट्स, वीनस एंड एडोनिस, फर्स्ट फोलियो, रेप ऑफ ल्यूक्रीज. शेक्सपियर जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था, जो कि उनकी डेथ के बाद आया था. और इसमें 36 प्लेस इंक्लूडेड थे. और कुछ प्लेस तो ऐसे थे जो कि पहली बार पब्लिश हुए थे. वीनस एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रीज उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो चुकी थी, इसलिए पॉस्थुमस पब्लिकेशन में नहीं गिनी जाएंगी. सोनेट्स भी 1609 में पब्लिश हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो डाइड एट द एज ऑफ. करेक्ट आंसर इज 29. मार्लो जी का जन्म हुआ था 1564 में और मृत्यु हुई थी 1593 में. वे सिर्फ 29 ईयर्स के थे. बहुत ही सडन डेथ थी उनकी और लिटरेचर में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था उनके डेथ के बाद. अपने टाइम के बहुत टैलेंटेड राइटर और पोएट्स में से गिने जाते थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्लो प्ले मोस्ट डायरेक्टली क्रिटिक्स रिलीजियस हिपोक्रेसी. एंड द राइट आंसर इज जी ऑफ माल्टा. धार्मिक पाखंड, रिलीजियस हिपोक्रेसी पर सबसे सीधे क्रिटिक करता है यहाँ पर जी ऑफ माल्टा. इस प्ले में जैसा कि मैंने आपको बताया, बेरेबस नाम का एक यहूदी कैरेक्टर दिखाया गया, बेरेबस. और कहानी ये दिखाती है कि कैसे धर्म और ग्रीड के बीच इंसान अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देता है. तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय बेन जॉनसन एंड्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ पपेट प्ले इन इमिटेशन ऑफ मार्लोज हीरो एंड लिएंडर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, बार्थोलोम्यू फेयर. इट इज अ कॉमेडी प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन इन जैकोबियन एज. काफी इंट्रिकेटेड प्लॉट है जो कि बहुत ही जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है. एज सुन एज द कैरेक्टर्स डिसाइड टू विजिट दिस फेयर, बार्थोलोम्यू फेयर. एंड द प्लॉट ऑफ द प्ले रीचेस इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द puppet show
प्रेजेंटेड एट द फेयर, और बिजी नाम के एक कैरेक्टर है यहाँ पर, हु इंटरप्ट्स द शो। बिजी इज शोन टू बी अ हिपोक्रेट प्यूरिटन, कभी बेकर हुआ करते थे। Puppet play takes place in Act 5, almost at the end of the play. The puppet play is written by a character जिसका नाम है लिटिल विट। ये भी आप याद रखिए किस कैरेक्टर ने puppet play लिखा है। तो puppet play एक तरीके से एक पैरोडी है of the poem Hero and Leander, which is based on the Greek mythology of Hero and Leander. Next question, who called Marlowe's blank verse Marlowe's mighty lines? करेक्ट आंसर है हमारे बेन जॉनसन जी। बेन जॉनसन जी ने क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स की तारीफ करते हुए इन्हें मार्लोस माइटी लाइन कहा है। माइटी मींस पावरफुल, इसका मतलब है कि मार्लो के वर्स इतने पावरफुल और एक्सप्रेसिव थे कि उनके डायलॉग्स और पोएट्री में एक मेजेस्टिक रिदम और ग्रैंडर था। बहुत शान थी उनकी लिखी हुई लाइंस में। मार्लोस माइटी लाइंस बाय बेन जॉनसन। Who was Marlowe's roommate in London, who later accused him of atheism? क्रिस्टोफर मार्लो के रूममेट इन लंदन थे थॉमस किड, जो कि एक प्लेराइट भी थे। बाद में किड ने मार्लो पर एथिज्म और रिलीजियस हेटेरोडॉक्सी का आरोप लगाया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट कि ये एक्यूजेशन मार्लो की कंट्रोवर्शियल रेपुटेशन और पॉलिटिकल रिलीजियस टेंशन की वजह से हुआ था। मार्लो का सर्कल बहुत लिटरेरी और पॉलिटिकली एक्टिव था, इसलिए ऐसे एक्यूजेशंस बहुत आम थे, बहुत नॉर्मल थे। थॉमस किड इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम? किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था? दोनों ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन है हु रोट। तो हु रोट का तो आंसर है बेन जॉनसन, और किसके लिए लिखा गया था उसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, दिस इज द होल वर्क। He was not of an age but for all time, famous tribute है विलियम शेक्सपियर के लिए, written by poet and playwright Ben Jonson in his poem To the Memory of My Beloved, the author Mr. William Shakespeare, जो कि 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। It signifies that Shakespeare's work transcends his era to remain eternally relevant. हमेशा हर सब के लिए, हर किसी के लिए रेलेवेंट है शेक्सपियर जी। Robert Greene accused Shakespeare of plagiarism, atheism, treason, or incest. Greene famously referred to Shakespeare as an upstart crow. इससे related भी एक question दूंगी मैं अभी आपको, implying that Shakespeare was stealing feathers or work from other university-educated playwrights, including Greene himself, to decorate his own work. He also called him Jack of all trades, who believed himself to be the only great playwright in the country. रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर क्रिटिसाइज किया था और उन पर प्लेजरिज्म यानी दूसरों के आइडियाज चुराने का आरोप लगाया था। ग्रीन हो सकता है जेलस थे क्योंकि शेक्सपियर ने क्विकली लिटरेरी फेम हासिल कर लिया था, जबकि ग्रीन पहले से एस्टैब्लिश्ड और फॉर्मली एजुकेटेड राइटर थे। Next question, who said Shakespeare knew small Latin and less Greek? ये भी बेन जॉनसन जी ने ही कहा शेक्सपियर जी के बारे में। इसका मतलब था कि शेक्सपियर की क्लासिक एजुकेशन लिमिटेड थी, लेकिन उनकी क्रिएटिव जीनियस और ड्रामेटिक स्किल इतनी बड़ी थी कि उन्होंने इतनी छोटी फॉर्मल लर्निंग के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेचर लिखा। स्पेंसर आर्नोल्ड या सिडनी ने इस एक्सप्रेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। बेन जॉनसन इज द राइट आंसर हियर। साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट्स को कवर करना भी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स को भी कवर करना शुरू कर दूंगी और इन प्लेलिस्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।